हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि टिश्यू होता क्या है। तो हमने कहा कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ठीक है, तो ये तो थी टिश्यू की डेफिनेशन और मैंने इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को वैसे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पहले वाली वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि टिश्यू की है तो वही डेफिनेशन। उसके बाद में हमने कहा कि हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब वो कौन कौन से 4 तरह के टिश्यूज़ हैं उसके बारे में उनके नाम देखे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। कौन कौन से थे? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक है, फिर अब उसके बाद में हमने कहा कि ये 4 तरह के टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद में हमने हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, हमने उस टिश्यू को कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। थोड़ा सा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, उसका ओरिजिन देखा। ठीक है, उसके ओरिजिन के बारे में बात की। उसके बाद में हमने उसमें जो हमने कह सकते हैं कि कैटेगराइज़ किया उस टिश्यू को, उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू के कितने तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से तरह का टिश्यू मिलता है। ये हमने एपिथेलियल टिश्यू में कर लिया। तो हम कह सकते हैं हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कवर हो गया। अब हमारा चल रहा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। जैसे हमने कहा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलता है। वैसे तो हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, लेकिन उन चारों में से सबसे ज़्यादा मिलता है कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है तो वही तो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही होगी। तो हमने कहा कि हमने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से विजुलाइज भी किया था। मैंने काफ़ी एग्जांपल के साथ में समझाया था इस चीज़ को। तो अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज़ की तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए। तो उसके बाद में हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो मोस्ट अबंडेंट होता है। वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद में हमने बात की कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मीज़ोडर्मली डिराइव्ड होता है। अब ये मीज़ोडर्मली डिराइव्ड, एक्टोडर्मली डिराइव्ड, ये सब क्या होता है? अगर आपको ये समझना है तो आप पहले वाली वीडियोस देखिए, उसमें ही समझ आएगा। मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। देखिए, हमारी बॉडी में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीज़ोडर्म, और उनसे ये टिश्यूज़ डिराइव हो रहे हैं, कह सकते हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं। हमने एपिथेलियल टिश्यू में ये पढ़ा था कि वो तीनों लेयर से डिराइव हो सकता है, यानी कि वो एक्टोडर्म से भी डिराइव हो सकता है, मीज़ोडर्म से भी डिराइव हो सकता है और एंडोडर्म से भी डिराइव हो सकता है। लेकिन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो मीज़ोडर्म लेयर से ही डिराइव हो सकता है। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बीच में हमने कनेक्टिव टिश्यू के कुछ कंपोनेंट्स देखे कि जैसे एपिथेलियल टिश्यू में कुछ हमने क्लासिफिकेशन की थी कि सिंपल होता है, फिर कंपाउंड होता है, फिर उसमें भी हमने डिवाइड किया था, उसको कैटेगराइज किया था। तो उसी तरीके से अभी हम कनेक्टिव टिश्यू में भी उसके बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन हमने कहा कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के हम टाइप पढ़ लें, उन सभी कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें हमेशा हमें देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी होंगी? पहला होगा मैट्रिक्स, दूसरा होगा सेल्स और थर्ड होगा हमारा फाइबर्स। हमने कहा कि हम हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू में हमें ये 3 चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी। पहली थी हमारे मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि हाइलोटोनिक एसिड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। तो हमने कहा कि ये 2-3 चीज़ें हैं वो हमेशा मैट्रिक्स के अंदर मिलेंगी, मतलब मैट्रिक्स इस चीज़ का बना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने दूसरी चीज़ कही कि हमारे बॉडी में, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है, हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू में कुछ तरह के सेल्स हमेशा देखने को मिलते हैं। और सेल क्या होता है ये पिछले चैप्टर में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। हमने कहा कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है, हर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ तरह के सेल्स मिलते हैं। और वो कौन कौन से सेल्स थे? फाइब्रोब्लास्ट था सबसे पहले, फाइब्रोब्लास्ट। उसके बाद में मतलब
आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फाइब्रोब्लास्ट था एक था हमारा मैक्रोफेजेस, फिर था मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, और हमारा कौन सा और दूसरा था वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, लास्ट जो हमारा होता है। तो ठीक है, तो हमने कहा कि ये 4-5 तरह के हमारे सेल्स होते हैं जो हर कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने बस इनके नाम पढ़े और आगे पढ़ना चालू कर दिया, नहीं, हमने इन सेल्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ा। जैसे हमने, और फिर हमने इनके फंक्शंस भी देखे कि जैसे फाइब्रोब्लास्ट क्या काम करता है। फाइब्रोब्लास्ट मैंने बताया था कि फाइबर्स प्रोड्यूस करता है और मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने जैसे कि मैक्रोफेजेस के और भी नाम देखे थे, कौन कौन से, हिस्टियोसाइट देखा था, और दूसरा नाम आप बताइएगा, एक मैं और बता देती हूँ, स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं, और वो जो एक रिमेनिंग है नाम वो आप बताइएगा। तो ये थी हमारी कुछ बातें, मतलब मैं समझा रही हूँ, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया यहाँ तक। फिर उसके बाद में हमने कहा फाइबर्स भी तो बताइए अभी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। तो हमने फिर फाइबर्स के बारे में भी पढ़ना चालू किया। हमने कहा कि हर कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरह के फाइबर्स हमेशा देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाइट फाइबर, येलो फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। हमने कहा हर कनेक्टिव टिश्यू में हमें ये 3 तरह के फाइबर्स हमेशा देखने को मिलेंगे। हमने कहा कि जो हमारा वाइट फाइबर होता है उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन होता है, जबकि जो येलो फाइबर है उसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन होता है, और वहीं पर रेटिकुलर फाइबर, नाम से ही पता लग रहा है, रेटिकुलर प्रोटीन होता है। फिर हमने कहा कि जो कोलेजन फाइबर होता है वो हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यानी कि जहाँ पर भी कोलेजन फाइबर देखने को मिलेगा वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वाइट फाइबर में वाइट फाइबर है उसके अंदर भी कोलेजन प्रोटीन है, तो वाइट फाइबर भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? स्ट्रेंथ। वहीं पे येलो फाइबर में इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इलास्टिन प्रोटीन हमेशा हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि येलो फाइबर से भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती होगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता होगा येलो फाइबर। उसके बाद में रेटिकुलर फाइबर हमने देखा है कि रेटिकुलर फाइबर जो होता है वो हमें कहाँ देखने को मिला था? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी हमने देखा था ना, वो तो खैर एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था हमने, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन मैं चीज़ समझा रही हूँ, थोड़ा सा रिलेट करवा रही हूँ कि रेटिकुलर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं काफ़ी जगह पे। वहाँ पे हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ी थी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 चीज़ों से बनी होती है, एक होता है बेसल लैमेला, एक और रेटिकुलर लैमेला। ठीक है, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन मैंने कहा कि हमारे हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू में हमें ये 3 फाइबर्स देखने को हमेशा मिलते हैं। तो एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने कनेक्टिव टिश्यू में देखा कि कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा मिलता है, वो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो मीजोडर्मली डिराइव होता है। उसके बाद में हमने कहा कि हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। सेल्स कौन कौन से होते हैं ये देखे, उसके बाद में मैट्रिक्स के बारे में बात की, अब फाइबर्स के बारे में बात की। अब यहाँ तक तो बात हो गई मेन कॉमन बेसिक बातें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लेकिन फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि कनेक्टिव टिश्यू एक ही तरह का है, कनेक्टिव टिश्यू में भी फर्दर हमने उसे क्लासीफाई किया है। ठीक है, अब वो हमने कैसे क्लासीफाई किया था ये मैंने कल फ्लो चार्ट भी दिखाया था, अगर चलो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ एक बारी। तो ये फ्लो चार्ट देखा था कल हमने, थोड़ा सा मैंने समझाया भी था। हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू को 2 चीज़ों में, 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि एक तो होगा हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या कहा? एक होगा प्रॉपर, दूसरा होगा स्पेशलाइज्ड। अब जो प्रॉपर है उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज और डेंस में मैंने डिफरेंस बताया था कैसे, एक दाल के एग्जांपल से। तो अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है इस बारे में तो आप मेरे को प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता था कि मैट्रिक्स जो होता था, मैट्रिक्स एक लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, तो मैट्रिक्स ज़्यादा प्रेजेंट होता था और फाइबर होते थे कम। किसमें? लूज़ में। हम कह रहे हैं अब भाई लूज़, कोई चीज़ लूज़ होगी तो वो कैसे होगी? जब उसमें पानी वानी सा ज़्यादा होगा। तो वैसे ही मैंने दाल का एग्जांपल दिया था कि कुछ लोगों के घर में पतली दाल बनती है जिसके अंदर पानी ज़्यादा होता है। तो ये उसी तरीके से है कि यहाँ पे मैट्रिक्स ज़्यादा है और फाइबर कम है, यानी कि दाल कम है। और इसमें कौन कौन से पढ़ने होते हैं हमें? लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमें 2 पढ़ने होते हैं, एक होता है हमारा एरियोलर और दूसरा होता है हमारा एडिपोस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, एरियोलर और एडिपोस आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। उसके बाद में हमने कहा कि एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो जो गाढ़ी दाल वाला, मतलब कि पानी कम और दाल ज़्यादा। तो यहाँ पे दाल किसे बोल रहे हैं हम? फाइबर को।
तो यहाँ पे फाइबर ज़्यादा होते हैं और वो जो पानी है वो कम होता है, यानी कि मैट्रिक्स है वो कम होता है। ठीक है, ये तो गया लूज और डेंस की बात। अब इसमें भी हमने दो फर्दर क्लासीफाई कर दिया हमने डेंस को, गाड़ी वाली दाल को। हमने कहा कि एक होते हैं रेगुलर और दूसरे होते हैं इरेगुलर। रेगुलर वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह की दाल होती है, ठीक है, यानी कि मतलब प्रॉपर एक कह सकते हैं कि पैटर्न है। ठीक है, तो रेगुलर वाले में हमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक होता है हमारा टेंडन, दूसरा होता है हमारा लिगामेंट। इरेगुलर के बारे में अभी आप बस इतना याद रखिए कि हमने डेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में आ जाते हैं टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, अब ये तो हो गई थी प्रॉपर वाले की बात। हमने जब अभी बात की कि कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड, ये तो हमने प्रॉपर वाले का पढ़ा है। अब स्पेशलाइज्ड वाले में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड वाले में भी हमने दो कैटेगरीज बनाई है, एक तो होंगे स्केलेटल वाले और दूसरे होंगे फ्लूइड वाले। स्केलेटल में आ जाते हैं हमारे बोन और कार्टिलेज, और जबकि फ्लूइड में आ जाते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और लिम्फ। तो अब हम इसे पढ़ना चालू करते हैं, एक एक टाइप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास में लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा ना प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड। प्रॉपर में भी फिर एक होता है लूज और डेंस, दूसरा होता है डेंस। तो अभी हम लूज़ वाला पढ़ते हैं। पहले हमने कहा कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में हमें दो तरह के टिश्यूज़ पढ़ने होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एरियोलर, दूसरा होता है एडिपोस। तो देखते हैं, जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है उसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़े से पॉइंट और देखते हैं। जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है उसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है, ये जो हमारी स्किन है, अभी इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट है, ये हमारी स्किन को हमारे मसल से जोड़ती है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी स्किन और मसल को पैक कर रही है। पैक करना क्या होता है भाई, कंबाइन करना, चीज़ों को कंपोज करना। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, हमारी स्किन को हमारे मसल से अटैच कर रही है, जोड़ रही है। उसके बाद में ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। अब जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बोला था कि सभी टिश्यूज़ में कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा है, तो इसी तरीके से जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा मिलता है। आप थोड़ा इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारी स्किन क्या है भाई, स्किन हर जगह प्रेजेंट है और ये स्किन से रिलेटेड ही काम कर रहा है, स्किन को मसल से जोड़ रहा है, और स्किन तो हर जगह प्रेजेंट है बॉडी में, तो कह सकते हैं भाई स्किन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी में, तो ये एरियोलर टिश्यू भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो हमने देखा ही कि स्किन के नीचे मिलेगा, बीनीथ स्किन का मतलब है ये स्किन के नीचे देखने को मिलेगा, स्किन के नीचे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्किन और तभी तो स्किन और मसल को जोड़ेगा। फिर उसके बाद में हमने कहा कि सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। हमने ये पढ़ा था कि एपिथीलियम जो कौन से वाला एपिथीलियम, ये भी बता दीजिए। हमने कहा था कि जो हमारी एपिथीलियल के हमने जब टाइप्स किए थे, जब हमने एपिथीलियम टिश्यू के टाइप्स किए थे, तो हमने वहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि जो केराटिनाइज्ड एपिथीलियम होता था हमारा, केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम वो वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाई हुई है चीज़। अभी तो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो मैं उसको नहीं समझा पाऊँगी दोबारा। तो हमने कहा था कि जो हमारी केराटिनाइज्ड जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, उसका एग्जांपल स्किन होता है, और केराटिनाइज्ड वाले में हमने थोड़ी बात की थी कि ड्राई होती है, चीज़ वो आप वहाँ पे बढ़िया। तो मैं कह रही हूँ कि स्किन में, मतलब स्किन पे हमारा एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये जो एरियोलर टिश्यू है ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, एपिथेलियम टिश्यू भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा एपिथेलियम टिश्यू को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है भाई, दो फ्रेंड्स हैं, साथ में रह रहे हैं, साथ में मतलब बैठ रहे हैं एक सीट पे, तो वो क्या करते हैं कि क्लास में क्या होता है, थोड़ा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, एक क्वेश्चन नहीं आया तो समझा देते हैं भाई, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो उसी तरीके से ये दोनों साथ में एक ही जगह पे प्रेजेंट है स्किन पे। तो ये क्या कर रहा है कि एरियोलर टिश्यू जो होता है वो एपिथेलियम टिश्यू को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये नर्व्स के आसपास भी देखने को मिलता है और ब्लड वेसल्स के भी। तो अब एक बार कंबाइन कर लेते हैं पूरी सभी चीज़ों को। हमने कहा कि एरियोलर टिश्यू
जो हमारा एरियोलर टिश्यू है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। और ये क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है। ये इसका मेन काम ये है कि जो हमारी स्किन है उसको मसल से जोड़ के रखता है। ये मोस्ट अबंडेंट होता है, स्किन के नीचे देखने को मिलता है। और ये एपिथेलियम टिश्यू को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है और थोड़ा सा ब्लड वेसल और नर्व्स के आसपास देखने को मिलता है। अब उसके बाद में देख लेते हैं एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है वो भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। ये भी हम स्किन के नीचे ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अब हमने कहा कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है ये एडिपोसाइट्स सेल से मिलकर बना है। टिश्यू बने होते हैं बहुत सारे सेल से मिलके। तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू में, उन सेल्स का नाम होता है एडिपोसाइट्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एरियोलर टिश्यू का काम होता है स्किन को मसल से जोड़ना। तो इसी तरीके से एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करना। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स। अब मैं इस बात का मतलब समझाता हूँ। इसका क्या काम होता है, जैसे कि हम लोग हैं, अब लॉकडाउन लग गया, मान लीजिए लॉकडाउन लगा था अभी, तो हम क्या कर रहे हैं कि खाए जा रहे। एक तो ये चीज़ हो गई कि हमारी बॉडी को इतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारी बॉडी को इतने खाने की ज़रूरत है, इतनी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। मतलब एक तरह से मैं सिंपली बोलूँ तो हमारी बॉडी को इतने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, भाई मुझे डाइट वगैरह के बारे में इतना नहीं पता, बट अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी को 4 रोटी की ज़रूरत है। ठीक है, 4 रोटी और 1 कटोरी सब्जी की ज़रूरत है। बट अभी हम खाली 4 रोटी का वो लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसको 4 रोटी की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा खा रहा है 6 रोटी, चलो तब भी काम चल जाएगा। अगर वो बंदा 10 रोटी खाने लग जाए, अब ये नहीं कहना कि कोई नहीं खाता इतना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अगर किसी इंसान को 4 रोटी की ज़रूरत है और वो खा रहा है 10 रोटी, तो 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा। लेकिन अगर वो 1 हफ्ते तक डेली भाई 10 रोटियाँ खा रहा है और जिसको 4 रोटी की ज़रूरत है, तो क्या होगा, ये जो एडिपोज टिश्यू होगा, ये भाई अब वो क्या कर रहा है, एक्सेस न्यूट्रिएंट ले रहा है। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं हो उससे भी ज़्यादा ले रहा है। तो अब भाई उसे 4 रोटी की ज़रूरत थी, वो 10 ले रहा है, तो कितनी एक्सेस रोटी ले रहा है, वो ले रहा है 6 एक्सेस रोटी। 6 एक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा समझ लीजिए, वो 6 एक्स्ट्रा रोटी खा रहा है। तो वो एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, उन 6 रोटी को फैट में बदल देगा। अब भाई फैट का मतलब तो सबको ही पता है। अब वो क्या करेगा, जो हमारी हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों का पेट निकला होता है, तोंद निकली होती है, तो वो यही है भाई, वो एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते नहीं है। और अगर उन्हें 4 रोटी की ज़रूरत है, वो 4 रोटी की ज़रूरत है, 10 रोटी खा रहे हैं, तो वो 6 रोटियाँ एक्सेस खा रहे हैं, एक्स्ट्रा रोटियाँ खा रहे हैं 6। तो एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, उन 6 रोटियों को फैट में बदल देगा और वही फैट हमें इंसान की बॉडी पे देखने को मिलता है। वही हमें वो बड़ी जिसम चर्बी कहते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि एडिपोज टिश्यू समझ आ गया हो। अब इसके 2-3 काम और होते हैं, 2-3 इम्पॉर्टेंट काम, वो देखते हैं। ये क्या है, ये इंसुलेटिंग लेयर करती है। अब देखिए, कभी आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है। भाई अब देखा होगा ये चीज़, कभी आपको कोई फ्रेंड होगा जो हेल्दी है काफ़ी, उसको देखना विंटर्स में आपको, आपके कंपैरिजन में, अगर आप पतले हो या आप मोटे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, तो अगर कोई मोटा फ्रेंड है आपका, मतलब यार हेल्दी है कोई इंसान आपसे ज़्यादा, तो उसको सर्दी कम लगेगी, आपको लगेगी ज़्यादा। अब ऐसा क्यों है, वो इस एडिपोज टिश्यू की वजह से है। ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, एक तरह से भाई लेयर ही तो आ रही है, भाई पेट बढ़ रहा है उसके ऊपर लेयर ही तो आ रही है एडिपोज टिश्यू की, वो एडिपोज टिश्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एडिपोज टिश्यू है वो एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करने लग जाता है। इंसुलेटर का मतलब तो हम सब पढ़ते ही है फिजिक्स में। इंसुलेटर वो होता है जो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हीट जिसमें मतलब पास नहीं हो सकती। यार आप फिज़िक्स में पढ़िएगा ये चीज़, अभी मैं यहाँ पे अपनी बायो पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, इंसुलेटिंग लेयर का मतलब सिंपल ये है कि जिस इंसान में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा मोटा इंसान होगा, उसको सर्दी कम लगेगी। ठीक है, उसके बाद में शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर या हीट वगैरह जनरेट करना उसका है ये। और ये क्या करता है, हमारी किडनी और आई बॉल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, उनकी कह सकते हैं रक्षा करता है। किडनीज़ की थोड़ी सी प्रोटेक्शन करता है
और आई बॉल्स तो हमें पता ही है, हमारी आंखें जो होती हैं उसके अंदर बॉल्स, आई बॉल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें हमने कहा कि ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। अब उसके भी दो चीज़ें हैं, एक वाइट एब्जॉर्बर, दूसरा ब्राउन एब्जॉर्बर। यार मैं क्या बोल रही हूँ, तो चीज़ें ना कभी कभी चल होते हैं। हमने कहा कि एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू के भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? वाइट एडिपोज, ब्राउन एडिपोज। जो वाइट एडिपोज होता है, जैसे हमने वाइट फाइबर पढ़ा था ना, उसी तरीके से वाइट एडिपोज में क्या होता है, ये मोनोलोक्यूलर होते हैं, ये मोनोलोक्यूलर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें कम होता है और ये हीट भी कम जनरेट कर पाते हैं। आई एम सॉरी, मेरा दिमाग थोड़ा वैसे हो गया, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। देखिए, हमने कहा कि एडिपोज टिश्यू में दो टाइप्स हैं एडिपोज टिश्यू के, वाइट एडिपोज, ब्राउन एडिपोज। वाइट एडिपोज जो होता है वो मोनोलोक्यूलर होता है, ठीक है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ये हीट भी कम जनरेट कर पाएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज। ब्राउन एडिपोज क्या होता है, ये मल्टीलोक्यूलर होता है और इसके अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है। अब साइटोक्रोम वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं सेल में भी थोड़ा थोड़ा, और आगे भी पढ़ेंगे। अभी बस हमें याद रखना है कि ये मल्टीलोक्यूलर होता है और इसमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। अब देखिए, ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है ब्राउन एडिपोज, हाइबरनेटिंग मैमल्स में और न्यूबॉर्न बेबीज़ में। अब कभी आपने ऐसा सुना है, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है कि मतलब 2 दिन का बेबी या 1 हफ्ते का, 10 दिन का बेबी बाहर पूरी रात, मतलब ऐसे कुछ लोग छोड़ जाते हैं बाहर पूरी रात सड़क पे पड़ा, तब भी वो क्या, वो बेबी मरते नहीं हैं, ठीक है। अगर मतलब मैं कह रही हूँ, अगर न्यू बॉर्न बेबी है 10 दिन का, 15 दिन का, तो अगर वो पूरी रात भी बाहर सर्दी में रह रहा है, ठीक है, और भाई आप सोचते होगे कि कैसे भाई इतना छोटा बेबी है और वो सर्दी में रह रहा है, और इतनी भाई सर्दी, विंटर्स में क्या होता है, रात में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है भाई, बड़े बड़े एडल्ट्स भी मतलब ठंड में बहुत बीमार हो जाते हैं। तो उस बेबी को क्यों नहीं हुआ कुछ, मतलब उस जितनी उसकी एज है, जितना वो छोटा है 10-15 दिन का, उस हिसाब से तो उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो विंटर्स में भी सर्वाइव कर पाया, वो उसकी यहाँ तक की तबीयत भी नहीं ख़राब होती। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, मेरे भी आता है। तो ये इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे बायो है। अब कैसे है, ये जो ब्राउन एडिपोज होता है, अगर जहाँ पे भी ब्राउन एडिपोज प्रेजेंट होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। मतलब इस जिसके अंदर ब्राउन एडिपोज होगा, उसको, उस ऑर्गेनिज्म को सर्दी कम लगेगी, कम क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, यानी कि वही 10-15 दिन वाले बेबीज़, तो उनमें क्या होता है कि उनमें ये ब्राउन एडिपोज प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती, ठीक है। इसी वजह से मतलब वो जो, अगर वो पूरी रात भी सर्दी में रहते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से ही, अगर उन्हें कोई छोड़ जाता है तो उसमें भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न होता है। तो अभी हमारा क्या हुआ, यहाँ तक हमने हमारी एक कैटेगरी ख़त्म कर ली है। कौन सी वाली? लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली थी हमारी प्रॉपर, दूसरी थी हमारी स्पेशलाइज्ड। प्रॉपर में भी हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी, लूज़ और दूसरी थी डेंस। तो उसमें से लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हमारा ख़त्म हो गया। हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? ये पैकेजिंग टिश्यू होता है। ये हमारी स्किन को मसल से जोड़ के रखता है। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें स्किन के नीचे देखने को मिलेगा, थोड़ी सी हमें नर्व्स के अराउंड देखने को मिलेगा और ब्लड वेसल्स के आसपास भी, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी हमें स्किन के नीचे देखने को मिलता है और ये क्या करता है? एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके सेल्स का नाम होता है एडिपोसाइट्स और इसके 2-3 काम होते हैं। इंसुलेटिंग लेयर की तरह परफॉर्म करता है ये, शॉक एब्जॉर्बर होता है और हमारी किडनी और आई बॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में एडिपोज टिश्यू 2 तरह का होता है, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया। ये 2 तरह का होता है और वो 2 तरह के कौन से हैं? 2 टाइप्स कौन से हैं इसके? वाइट और ब्राउन। वाइट एडिपोज, ब्राउन एडिपोज। वाइट एडिपोज जो होता है वो मोनोलोक्यूलर होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है और इसी वजह से ये हीट भी कम जनरेट कर पाता है। वहीं पे दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज। ब्राउन एडिपोज में क्या होता है? ये मल्टीलोक्यूलर होता है, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये हीट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर पाता है।
और ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें हाइबरनेटिंग एनिमल्स या फिर कह सकते हैं हाइबरनेटिंग मैमल्स और न्यू बॉर्न बेबीज़ में। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, यहाँ पे हमने हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया। अब बचता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इफ़ यू आर थिंकिंग वाई डू आई मतलब लाइक रिवाइज ऑल दी थिंग्स इन दी स्टार्टिंग, वो इसलिए क्योंकि अगर हम बायो को रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाइए, बायो में कुछ नहीं हो पाता। बायो का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ईजी लगती है लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो हमें चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो yes, if you like the video then please subscribe if you like the video then please press the like button, and if you can then please subscribe my YouTube channel, and please share the video with your friends. And if you need my handwritten notes then you can also let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes which are free of cost. So thank you so much.